मैं ज्योति सिंगौर। बच्चों, आज कक्षा 11वीं इकाई 2 अर्थशास्त्र का हम भाग 2 लेकर प्रस्तुत हैं। भाग 1 में इकाई 2 से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रश्न बैंक में हैं वर्ष 2020-21 के लिए, उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने समझ के याद भी कर लिया होगा। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रश्न बैंक है केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है। इकाई 2 में हमने देखा था कि सबसे अधिक अंक 17 अंक से आने वाला है, जो हमारे 3 अध्याय से है, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण। इसमें हमारे जो वस्तुनिष्ठ और ये 2 अंक के प्रश्न हमने पिछली इकाई में देख चुके थे और 3 अंकों के प्रश्न भी हम देख चुके थे। परंतु प्रश्न क्रमांक जो हमारा 7 है, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का, इस प्रश्न से आज हम आगे के जितने प्रश्न शेष प्रश्न हैं उसके बारे में आज हम समझेंगे। ये एक गांव है। इस गांव का नाम है गोकुल थाना। इस गांव में 200 परिवार के लोग रहते हैं, 200 घर हैं, है ना। और इस गांव की जितनी आबादी है, उनकी आय, शिक्षा, धर्म, इनके परिवार का जो आकार है, उनसे संबंधित जितने आंकड़े हैं वो मैंने एकत्रित कर लिए हैं। और मुझे ये पता करना है कि इस गांव में कितने शिक्षित और अशिक्षित लोग हैं। परंतु मैंने इतने अधिक समंक और आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं तो मैं निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाऊंगी। यदि मुझे केवल शिक्षित और अशिक्षित जानना है तो मुझे इनकी विशेषता के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करना पड़ेगा। यदि मुझे गरीबी या अमीरी जानना होगा तो मैं इनकी आय से संबंधित आंकड़ों को वर्गीकृत करूंगी। तो वर्गीकरण वो क्रिया है जिसमें हम उनकी विशेषता के आधार पर हम उन्हें अलग अलग विभाजित कर लेते हैं, जिससे हमको समझने में आसानी हो। हमारा जो अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का, जो 3 अंक का आने वाला है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, वर्गीकरण के जो 3 उद्देश्य हैं इनका वर्णन कीजिए। वर्गीकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, यानी हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सरल एवं संक्षिप्त बनाना। अभी हमने देखा था कि गांव में हमारे बहुत सारे आंकड़े हमारे पास थे। गांव के 200 परिवार के लगभग सभी आंकड़े थे, परंतु हम अपने उद्देश्य के अनुसार उनको वर्गीकृत करके सरल और संक्षिप्त बनाते हैं। तुलना में सहायक होते हैं वर्गीकरण करने से, वैज्ञानिक आधार हमें प्रदान करता है, आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है वर्गीकरण, और 5वां पॉइंट है हमारा, ये हमारे लिए उपयोगिता हमारी बढ़ा देते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सरल एवं संक्षिप्त। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य समंकों की जटिलता को दूर कर उन्हें सरल व संक्षिप्त बनाना होता है। इससे वर्गीकृत जो आंकड़े किए होते हैं उनके समंकों को हमको समझने में अधिक बुद्धि हमको नहीं लगाना पड़ता। दूसरा पॉइंट है हमारा तुलना में सहायक। वर्गीकरण से समंकों की तुलना सरल हो जाती है। यदि स्कूलों की कक्षा, जैसे मान लो कक्षा है 12वीं, विद्यार्थियों के अलग अलग प्राप्तांक दिए गए हैं तो उनके बौद्धिक स्तर के बारे में निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। लेकिन प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को हम अलग अलग श्रेणी में, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में बांटकर हम आसानी से उसका परिणाम निकाल सकते हैं। तो यानी यदि हमें तुलना करना है तो हमको वर्गीकृत करना पड़ेगा। मान लो कक्षा 11वीं है तो हमको 11वीं के यदि पूरे अलग अलग प्राप्तांक दिए हैं तो हम आसानी से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमने जैसे ही वर्गीकृत किया कि 20 छात्र उत्तीर्ण हैं और 28 छात्र अनुत्तीर्ण हैं, तो इस तरह से जैसे ही वर्गीकरण होता है तो हम आसानी से इनके बीच तुलना कर सकते हैं। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। इसका उद्देश्य आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में वैज्ञानिक आधार प्रदान करना है। इसके फलस्वरूप इनकी विश्वसनीयता और अधिक बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है हमारा आकर्षक और प्रभावशाली बनाना। वर्गीकरण की सहायता से आंकड़े क्या हो जाएंगे, बहुत आकर्षक और प्रभावशाली बन जाते हैं, जिससे हमको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। और 5वां है इसकी उपयोगिता। इसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, वर्गीकरण के कारण बढ़ जाएगी। यदि हमने अभी गांव देखा था तो गांव में बहुत सारे आंकड़े थे परंतु वो हमारे लिए उपयोगी नहीं थे। तो जैसे ही हमने इसका वर्गीकरण
किया कि शिक्षित और अशिक्षित, तो उससे हम हमारा जो अनुसंधान है उसको आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, हमारा जो उद्देश्य है उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से वर्गीकरण उपयोगिता को बढ़ा देता है। आपने पिछली कक्षाओं में कुछ इस तरह की सारणी देखी होगी जो बहुत सारे शीर्षक और उपशीर्षक में बटी रहती है, और इनको हम बहुत सारे खानों और पंक्तियों में लिखते हैं। आज जो हमारा अगला प्रश्न है वो इसी से संबंधित है कि एक अच्छी सारणी के 3 आवश्यक तत्व बताइए। यदि आपको सारणी बनाना है तो कौन कौन से उसमें लक्षण होना चाहिए या उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है हमारा उद्देश्य के अनुकूल, सुनियोजित एवं वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए सारणी के लिए, उसका आकार भी उपयुक्त होना चाहिए, सारणी आकर्षक होना चाहिए, तुलना करना संभव होना चाहिए, व्यवहारिक गणना की संभावना, और 7वां पॉइंट है वैज्ञानिक विधि। बार बार मैं आपको नहीं कहूंगी, मैंने लगभग हर प्रश्न में अधिक पॉइंट दिए हैं जिससे आप अपने सुविधा के अनुसार याद कर सकें। इसका सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्य के अनुकूल। एक अच्छी सारणी सदैव उद्देश्य के अनुकूल ही बनाई जाना चाहिए। यानी आपका जो उद्देश्य है शिक्षित और अशिक्षित जानना, तो आपकी सारणी कैसी होना चाहिए? शिक्षित और अशिक्षित से संबंधित ही आंकड़े होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका उद्देश्य कुछ और है और सारणी किसी और उद्देश्य से बनाई गई हो। दूसरा है सुनियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग। सारणी को सुनियोजित एवं वैज्ञानिक तरीके से निर्माण करना चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति भी उसे सरलता से समझ सके। सारणी में शीर्षकों की अधिकता नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट दिया है कि सारणी में शीर्षकों की अधिकता नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारणी बहुत सारे शीर्षक में बटी हो, ऐसे में हमको समझने में क्या होगा? असुविधा होगी। सारणी में शीर्षक 2-3 बस होना चाहिए, मतलब कम से कम होना चाहिए, जिससे हम सारणी को आसानी से समझ सकें। तीसरा पॉइंट है हमारा उपयुक्त आकार। एक अच्छी सारणी का आकार ना तो बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। यदि हमको बहुत सारी जानकारी दिखाना है तो एक सारणी की अपेक्षा हमको अनेक छोटी छोटी सारणी बनाना ज्यादा उचित माना जाता है। चौथा है हमारा आकर्षक। एक अच्छी सारणी में पर्याप्त आकर्षण होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है? इसकी सारणी को आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आपने गंदे तरीके से बना दी तो सारणी आपको समझ में ही नहीं आएगी, या आपको तो समझ में आ जाएगी लेकिन आपके टीचर को समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह से जो भी आप सारणी बनाए वो कैसी होना चाहिए? बहुत साफ सुथरी और आकर्षक होना चाहिए। इस पॉट में कुछ गेंदें दी हुई हैं, बॉल दी हुई हैं, जो 2 अलग अलग कंपनी की है। यदि मुझे इसके बारे में अनुसंधान करना है कि ये बॉल की क्वालिटी क्या है, तो मैं 2 तरीके से कर सकती हूँ। इसमें इस पॉट में कितनी गेंद हैं? टोटल 40 हैं। यदि मैं पूरी 40 गेंद हैं, पूरी 40 गेंदों को लेकर, इनके समंग को लेकर यदि मैं निष्कर्ष पर पहुंचूंगी तो ये विधि कहलाती है संगणना विधि। संगणना विधि क्या है? जब जनसंख्या के प्रत्येक मध्य से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, सभी बॉलों को मैं एकत्रित करके और इनसे जब मैं अनुसंधान करूंगी तो ये कहलाएगा हमारी संगणना विधि। परंतु हमारी जो दूसरी विधि है वो क्या है? निदर्शन विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ी सी इनमें से रैंडमली हमने 2-3 गेंद चुन ली और इसके आधार पर जब हम अनुसंधान करेंगे वो कहलाएगी हमारी निदर्शन अनुसंधान विधि। इसको तो आप बहुत सरलता से समझ गए होंगे। यहाँ ये देख लिया होगा कि हमने पूरी 40 बॉल का हमने अध्ययन किया, जबकि यहाँ हमने सैंपल ले लिया थोड़े से 3 बॉल का। आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जब आप गेहूं लेने जाते हो तो क्या आप पूरे गेहूं के बोरे को चेक करोगे? वो कहलाएगी हमारी संगणना विधि। और जब दुकान वाला आपको गेहूं से 2 मुट्ठी
या 1 पाव गेहूं दे देगा और आप उसे देख लेंगे उसकी क्वालिटी, ये कहलाती है हमारी निदर्शन अनुसंधान विधि, सैंपल विधि। जब हम आंकड़ों को, पूरे आंकड़ों का अध्ययन नहीं करते बल्कि उसके तुलना में थोड़े से आंकड़ों को लेकर सैंपल के अनुसार हम समझ लेते हैं कि हमारे लिए सही है कि नहीं है। इस तरह से ये हम आगे पढ़ेंगे संगणना विधि और निदर्शन अनुसंधान विधि। निदर्शन विधि का गुण क्या है? जो तीसरा प्रश्न है हमारा वो है निदर्शन विधि का क्या गुण है। निदर्शन विधि के, अनुसंधान विधि के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला है कम खर्चीली होना चाहिए, समय की बचत, अधिक वैज्ञानिक होना चाहिए, गलती की पहचान कर लेना चाहिए, गहन अध्ययन, प्रशासनिक सुविधा और 7वां पॉइंट है विशाल अन्वेषण, जिसमें हम पहले को समझते हैं कम खर्चीली। इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन ना करके हम कुछ चुने हुए न्यायादर्शों का ही अध्ययन किया जाता है। इससे धन एवं श्रम की बचत होती है और ये कैसी है? ये कम खर्चीली विधि है। अभी हमने देखा था ना कि सैंपल से हमने टोटल केवल 3 बॉल का सैंपल ले लिया था और उससे हमने अनुसंधान किया था, तो इसमें हमारा धन भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। तो इस तरह से ये क्या है? कम खर्चीली विधि है। दूसरा है हमारा समय की बचत। अभी हमने देखा कि इस विधि के द्वारा समंकों का अधिक शीघ्रता पूर्वक संकलन किया जा सकता है, क्योंकि मदों की संख्या कम होती है, इस प्रकार समय की भी बचत होती है। तो ये पहला पॉइंट था कम खर्चीली और दूसरा पॉइंट है हमारा समय की बचत। तीसरा पॉइंट है हमारा गहन अध्ययन। गहन अध्ययन कैसे करेंगे हम इसमें? इस विधि के अंतर्गत कुछ चुनी हुई इकाइयों का ही अध्ययन करके हम किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तृत जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। हमको यहाँ पे 40 गेंदें दी हुई थी, हमको 40 गेंदों के बारे में नहीं पढ़ना है, उसके गुणों के बारे में नहीं पढ़ना। हमने क्या किया? केवल 3 गेंदें सेलेक्ट कर ली और इनकी क्वालिटी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो क्या आप ये 40 गेंद के तुलना में ये 3 जो गेंद आपने सेलेक्ट की थी, इसके बारे में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय भी कम लगेगा, कम गेंदें हैं और आप ज्यादा बारीकी से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो निदर्शन विधि में हम ज्यादा गहन अध्ययन कर सकते हैं। चौथा है ये अधिक वैज्ञानिक। अधिक वैज्ञानिक कैसे है? इस विधि के द्वारा न्यायादर्शों के अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनकी सत्यता की जांच दूसरे न्यायादर्शों के द्वारा भी किया जा सकता है। यदि दोनों प्रकार के न्यायादर्शों से एक समान ही निष्कर्ष प्राप्त होता है तो जो निष्कर्ष है वो वैज्ञानिक एवं सही होगा। यानी हम इसको आसानी से वैज्ञानिक तरीके से इसके निष्कर्ष की जांच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संगणना विधि के गुण लिखिए। संगणना विधि के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। विश्वसनीयता तथा शुद्धता, पक्षपात की कम संभावना, विस्तृत सूचना, विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन, मिश्रित अनुसंधान का अध्ययन और छठवां है अप्रत्यक्ष जांच, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा विश्वसनीयता तथा शुद्धता। जनगणना विधि या संगणना विधि के द्वारा प्राप्त आंकड़ों में अधिक विश्वसनीयता तथा शुद्धता होती है, क्योंकि प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मध्य नहीं, यहाँ मद लिखा है। मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जब हम 40 पूरी गेंदों का एक एक का गहन अध्ययन करेंगे तो अधिक विश्वसनीय कौन सी होगी? संगणना विधि, क्योंकि हम केवल 3 बॉल का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम कितनी बॉल का कर रहे हैं? पूरी 40 गेंदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अधिक विश्वसनीय कौन होगा? संगणना विधि। दूसरा है पक्षपात की कम संभावना। संगणना अनुसंधान विधि के द्वारा आंकड़े एकत्रित करने में पक्षपात की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता केवल उन्हीं मदों से संबंधित आंकड़ों का संकलन नहीं करता जो उसके अनुसार उचित हो, बल्कि सभी मदों से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया जाता है। जब हम पूरी 40 गेंदों का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पक्षपात की संभावना नहीं रहती। यदि हम इसके तुलना में केवल 3 गेंदों का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर हम पक्षपात की संभावना अधिक हो सकती है। तीसरा है विस्तृत सूचना।
जनगणना विधि द्वारा प्रत्येक मद के विषय में अनेक बातों का पता चलता है। उदाहरण के लिए जनगणना में केवल लोगों के संख्या के विषय में पता नहीं चलता, बल्कि उनकी आयु, व्यवसाय, आय इत्यादि के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इस विधि के द्वारा विस्तृत सूचना हमको प्राप्त होती है। यानी हम सभी पहलुओं पर इस विधि से जांच कर सकते हैं। चौथा है विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन। जब किसी जनसंख्या की मदें एक दूसरे से भिन्न होती हैं, तब वहां संगणना अनुसंधान विधि का प्रयोग लाभदायक होता है। यानी जब सभी बॉल अलग अलग कंपनी की यदि है, मान लो अभी तो हमने 2 कंपनी ली थी, यदि 10 कंपनी की बॉल है तो 10 कंपनी से यदि हमने केवल 3 बॉल का सिलेक्शन किया तो हमारा अनुसंधान कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यदि हमारे पास बहुत सारी विशेषता वाली चीजें हैं, तब अधिक उपयुक्त कौन सी होती है? संगणना विधि होती है। ये एक आदर्श प्रश्नावली का नमूना है जिसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। देखिए, आपको समझ में आए कि प्रश्नावली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। ये प्रश्नावली है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कक्षा 10-2 कक्षा के छात्रों की मासिक आय और व्यय संबंधी आंकड़े एकत्रित करना। उससे संबंधित यहाँ प्रश्न है। विद्यार्थी का नाम, आयु, विभाग मतलब कौन से, आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, किस कॉलेज में या स्कूल में पढ़ता है, पिता का नाम, परिवार से संबंधित, छात्रवृत्ति, ये कहाँ कहाँ से इसको आय प्राप्त होती है, यानी ये पैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं, फैमिली देती है, स्कॉलरशिप मिलती है या वो खुद भी कुछ करता है, और यहाँ इससे संबंधित है कि वो किन किन चीजों पे खर्च करता है। तो इस तरह से किसी भी विषय में यदि हमें अनुसंधान करना है, आंकड़े एकत्रित करना है, तो उसके लिए क्या तैयार की जाती है? प्रश्नावली। हमारा प्रश्न है, प्रश्नावली तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? अभी हमने जो प्रश्न देखा था कि प्रश्नावली बनाते समय हमको कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। इसमें मुख्य बात है प्रश्नों की कम संख्या, सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, अनुचित प्रश्न नहीं होना चाहिए, मतभेद रहित, यानी ऐसे प्रश्न नहीं होना चाहिए जिसमें हर एक का उत्तर अलग अलग हो, गणना करने में आसानी हो। इसमें प्रॉपर प्रश्नावली में निर्देश भी देना चाहिए कि आपको ये शब्द सीमा क्या है या आपको कहाँ कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, उनसे संबंधित निर्देश भी होना चाहिए। परीक्षा सत्यता की जांच, यानी आपको ये 8 पॉइंट है, इसमें भी आपको 3 याद करना है। प्रश्नों की कम संख्या, प्रश्नावली बहुत बड़ी और छोटी नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रश्नावली कैसी होना चाहिए? कम संख्या वाली होना चाहिए, जिसमें प्रश्नों की संख्या कम हो। एक अच्छी प्रश्नावली का पहला गुण यह होना चाहिए कि प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों की संख्या यथासंभव कम हो। प्रश्नों की संख्या इसलिए कम होना चाहिए जिससे सूचना देने वाले व्यक्ति उत्तर देते समय अपने आप में बोरियत महसूस ना करें। लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की संख्या इतनी कम भी ना हो कि हमारी जो आवश्यक सूचना है वो भी एकत्रित ना हो सके। इसलिए यानी अनुसंधान के अनुसार हमारे प्रश्नों की संख्या होना चाहिए। दूसरा है सरलता। प्रश्नों की भाषा सरल तथा स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न छोटे होना चाहिए, प्रश्न लंबे तथा जटिल नहीं होना चाहिए। गणित संबंधी प्रश्न भी नहीं पूछे जाना चाहिए। प्रश्नावली में गणित से संबंधित प्रश्नों की अधिकता नहीं होनी चाहिए। तीसरा है प्रश्नों का क्रम उचित होना चाहिए। प्रश्नावली तैयार करते समय इस बात की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का समावेश किया गया है वे उचित क्रम में हो। जैसे हमारे सामने 2 प्रश्न हैं, क्या आप नौकरी करते हैं? यदि हाँ तो आपका वेतन कितना है? यदि दोनों प्रश्नों में से द्वितीय प्रश्न को पहले पूछ लें कि आपका वेतन कितना है, इसके बाद हम पूछेंगे कि क्या आप नौकरी करते हैं, तो इसका क्रम क्या होगा? गलत होगा। तो प्रश्नों के क्रम पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथा है हमारा अनुचित प्रश्न नहीं होना चाहिए। अनुचित प्रश्न का मतलब क्या है? प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जो सूचना देने वाले की मान सम्मान में ठेस पहुंचाए। यानी हमको प्रश्न कैसे होना चाहिए? उचित प्रश्न नहीं करना चाहिए। निर्देश,
प्रश्नावली को भरने के लिए उसमें स्पष्ट निर्देश अवश्य होना चाहिए। यदि लंबाई संबंधी प्रश्न पूछा गया है तो स्पष्ट होना चाहिए कि लंबाई मीटर में देना है कि सेंटीमीटर में देना है या इंच में देना है। तो इस तरह से जो निर्देश है वो भी हमको साथ में अवश्य देना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा सारणी से संबंधित है। सारणी भी आपने पहले जरूर देखी है, और सारणी यदि आपने नहीं देखी है तो कम से कम आपने अंक सूची तो जरूर देखा है, जिसमें प्राप्तांक लिखा रहता है, आपके विषय लिखे रहते हैं। वो भी एक सारणी का ही रूप है। सारणी कुछ इस तरह की होती है जिसमें सारणी में ऊपर शीर्षक लिखा होता है और अंत में टिप्पणी और स्रोत होता है। इस तरह बहुत सारी लाइन और खंड बने होते हैं। ये है हमारा सारणी। तो हमारा जो प्रश्न है वो है, सारणी कितने प्रकार की होती है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आज हमको देखना है कि वास्तव में सारणियां होती कितने प्रकार की हैं। तो सारणी के मुख्य जो 3 आधार पर विभाजन किया गया है, ये हमारा 5 अंक का प्रश्न है। कितने अंक का प्रश्न है? 5 अंक का। तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो यही है। इसकी जो शब्द सीमा है वो 150 शब्द है। इसका तात्पर्य है कि इसको हमको बहुत छोटा उत्तर नहीं लिखना है, तो इसके आप शब्द सीमा का विशेष ध्यान दीजिए। ये हमारे प्रश्न क्रमांक 8 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका ये पहला है, सारणी कितने प्रकार की होती है। तो सारणी के प्रकार को आप कॉपी में इसी तरह से इसको देखकर आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आप बहुत अच्छा उत्तर लिख सकें, कि आप पूरे 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकें। सारणियों के प्रकार, सारणी 3 प्रकार से विभाजित है। पहला है उद्देश्य के अनुसार, दूसरा है मौलिकता के अनुसार, और तीसरा है बनावट के अनुसार। तो उद्देश्य में है हमारा सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, और दूसरा है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। मौलिकता के आधार पर मौलिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी, और बनावट के आधार पर एक होती है सरल सारणी और दूसरी होती है जटिल सारणी। और ये जटिल सारणी भी 3 तरह से विभाजित है, द्विगुण, त्रिगुण और बहुगुणी। देखिए, इस सारणी को यदि आपने याद कर लिया तो आप इसका पूरा उत्तर अपने मन से लिख सकते हैं। द्विगुण सारणी, जहां 2 गुण हो, 2 गुणों वाली सारणी। त्रिगुण मतलब 3 गुण वाली सारणी। और 3 से अधिक गुण वाली यदि सारणी होगी उसे हम क्या कहेंगे? बहुगुणी सारणी। उद्देश्य के अनुसार सारणी, अभी हमने देखा था उद्देश्य के अनुसार सारणी भी 2 तरह से थी, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरी थी विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी वह सारणी है जो सामान्य प्रयोग के लिए आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। इसका एकमात्र उद्देश्य आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि अनुसंधानकर्ता अलग अलग इकाइयों को तुरंत ढूंढ सके। ये अधिकतर किसी रिपोर्ट के साथ दी गई होती है, जैसे भारत की जनगणना रिपोर्ट के साथ दी गई सारणी, जिसमें संदर्भ सारणी भी कहा जाता है। इस तरह की सारणी अधिक बड़ी होती है। इस तरह की सारणी कैसी होती है? अधिक बड़ी होती है। देखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा ही हुआ है सामान्य उद्देश्य, जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। दूसरा है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। विशेष उद्देश्य, इसमें भी नाम से आप समझ गए होंगे कि ऐसी सारणी जिसका कोई विशेष उद्देश्य हो, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाने वाली सारणी कहलाएगी विशेष उद्देश्य वाली सारणी। ये सारणी अधिकतर छोटी होती है। इनमें विस्तृत आंकड़े नहीं दिए जाते, बल्कि आंकड़ों के विश्लेषण के परिणाम दिए जाते हैं। इन्हें हम सारांश सारणी भी कहते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है? छोटी होती है। आप ध्यान रखिए, सामान्य उद्देश्य सारणी बड़ी होती है और ये कैसी होती है? छोटी होती है। तो उद्देश्य के अनुसार सारणी कितने प्रकार की हो गई? सामान्य उद्देश्य, और दूसरा है हमारा विशेष उद्देश्य। दूसरा प्रकार था सारणी का हमारा मौलिकता के अनुसार। पहला है हमारा मौलिक या प्राथमिक सारणी। मौलिक सारणी वह सारणी है जिसके आंकड़े उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस रूप में एकत्रित किए जाते हैं। इसमें एडिशनल कुछ बनावट या ऐड नहीं किया जाता। जिस प्रकार इन्हें एकत्रित किया ओरिजिनल रूप में, उसे हम मौलिक सारणी कहते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न सारणी। दूसरा जो प्रकार है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न सारणी में समंकों को उनके मौलिक रूप में प्रस्तुत ना करके समंकों की सहायता से प्राप्त हुए माध्य, प्रतिशत, अनुपात आदि में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं।
यानी जो ओरिजिनल नहीं रहते बल्कि मौलिक से क्या कर दिए जाते हैं, इनको अलग रूप में, जैसे अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में, इस रूप में हम इनको प्रस्तुत करते हैं। तो मौलिकता के आधार पर कितने प्रकार की सारणी हो गई? एक हो गई मौलिक या प्राथमिक सारणी और दूसरी हो गई हमारी व्युत्पन्न सारणी। तीसरा प्रकार था बनावट के अनुसार सारणी। बनावट के अनुसार भी हमने देखा था कि बहुत विभाजित थी। पहला था सरल और दूसरा था जटिल। पहला है हमारा सरल या एक गुण वाली सारणी। सरल सारणी, देखिए आप, मैंने वही कहा था कि पहली स्लाइड में ही आप यदि वर्गीकरण समझ गए तो सारी चीजें आप अपने मन से लिख सकते हैं। सरल या एक गुण वाली सारणी। सरल सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों को केवल एक ही विशेषता का वर्णन करती है, जैसे किसी स्कूल में छात्रों की संख्या, ये देखिए आप, या किसी कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या। ये कौन सी सारणी है हमारी? सरल या एक गुण वाली सारणी। ये केवल कक्षा के आधार पर छात्रों की संख्या यहाँ हमको पता चल रही है। दूसरा है हमारा जटिल सारणी। जटिल सारणी में पहला है द्विगुण सारणी। जटिल सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों के एक से अधिक गुणों को प्रकट करती है। प्रस्तुत किए गए गुणों के आधार पर यह सारणी तीन प्रकार से हो सकती है। पहला है द्विगुण सारणी। द्विगुण सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों को दो विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करती है। कितने आधार पर? द्विगुण मतलब दो गुण। देखिए, द्विगुण मतलब दो गुण। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या को प्रकट करने वाली तालिका, ये तालिका द्विगुण सारणी है। देखिए यहाँ पे अभी हमने केवल कक्षा देखा था, अब हमने वर्गीकरण क्या कर लिया इसका? लड़के और लड़कियों के आधार पे ये दो गुण पता चल रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्विगुण सारणी। त्रिगुणी सारणी, ये देखिए, अब तो आप अपने मन से ही लिख पाएंगे। तीन विशेषताओं को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कक्षा, लिंग और आवास के अनुसार। ये देखिए आप, अभी हमने देखा था लड़के और लड़कियां, अब हमने और विभाजित कर दिया। कितने छात्र ग्रामीण हैं और कितने छात्र शहरी हैं। कितनी छात्राएं ग्रामीण हैं, कितनी छात्राएं शहरी हैं। एक हो गया हमारा कक्षा एक गुण, दूसरा हो गया लिंग और तीसरा हो गया आवास के आधार पर। जब हम तीन गुणों के आधार पर सारणी बनाते हैं उसे हम कहते हैं त्रिगुण सारणी। अब तीसरा प्रकार हो गया हमारा बहुगुणी सारणी। बहुगुणी सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों के तीन या अधिक गुणों को प्रकट करती है। अधिक गुणों को, देखिए उदाहरण के लिए स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा, विषय भी आ गया अब यहाँ पे, और आवास। पहले हमने केवल कक्षा देखा था एक गुणी में, द्विगुणी में लड़के और लड़कियां देखा था, त्रिगुणी में हमने और एक और ऐड किया था आवास के हिसाब से, ग्रामीण और शहरी। और अब हमारा बहुगुणी में क्या आ गया? आर्ट्स और कॉमर्स। ये हम उनके विषय के आधार पर हम वर्गीकृत कर रहे हैं। तो बहुत सरल है, आप इसको कॉपी में जैसे ही आप वीडियो से तो नहीं पढ़ सकते, इसके नोट्स आप जरूर बनाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरे इन स्लाइड की PDF दे रही हूँ, तो आप उससे कॉपी में नोट करिए और 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित है ये 5 नंबर आप पूरे 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है दंड चित्र क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? दंड चित्र वह चित्र है जिसमें समंकों को दंडों या आयतों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इससे भी आप पहले से परिचित हैं। कुछ इस तरह के चित्र आपने पिछली क्लासों में जरूर देखे होंगे, कुछ इस तरह के, यही कहलाते हैं हमारे दंड चित्र। जब चित्रों को हम इस तरह से आयत चित्र के रूप में व्यक्त करते हैं, ये कहलाते हैं दंड चित्र। और ये कितने प्रकार के हैं, तो आज हमको ये समझना है कि ये दंड चित्र कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़ों को चित्रों के द्वारा सरल, सुंदर और आकर्षक ढंग से हम दंड चित्र से प्रस्तुत कर सकते हैं। दंड आरेख वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों और हम आयत के रूप में प्रस्तुत करते हैं ना। परंतु ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कई प्रकार से हो सकते हैं। सरल दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र, घटक दंड चित्र,
प्रतिशत दंड चित्र और विचलन दंड चित्र। अभी हम ये पांचों के बारे में समझेंगे। ये भी बहुत सरल है। ये दिख रहा है सरल मतलब सरल, सिंपल। बहुगुणी यानी जहां बहुत सारे गुण होंगे। घटक, घटक का मतलब होता है या अंतर विभक्त। अंतर विभक्त का मतलब होता है जब किसी एक को हम बहुत भागों में बांटते हैं, इसको हम कहेंगे घटक। और प्रतिशत, जहां मुख्य आधार क्या होगा, प्रतिशत। और विचलन, विचलन का मतलब होता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इस तरह से हम घटक, ये दंड आरेख के प्रकार आगे समझेंगे। पहला है हमारा सरल दंड आरेख। सरल दंड आरेख वे आरेख हैं जो एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दंडों में प्रकट करते हैं। यह दंड आरेख केवल एक तत्व से संबंधित आंकड़े हैं, केवल एक तत्व बताते हैं, जैसे जन्म दर है या मृत्यु दर है या जनसंख्या, आय, बिक्री, उत्पादन या विद्यार्थियों की संख्या। इसको हम ये मान सकते हैं, इसको आप चित्र देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ केवल एक आंकड़े दिए हुए हैं, छात्र संख्या। इस तरह के दंड आरेख को हम क्या कहेंगे, सरल दंड आरेख। तो आप परीक्षा में ये बना लीजिए और कुछ इस तरह के चित्र भी जरूर बनाइए साथ में, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है बहुगुणी दंड आरेख। बहुगुणी दंड आरेख वे आरेख हैं जो दो या अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। सरल में हमने देखा था केवल एक तरह के आंकड़े थे, एक तरह के आंकड़े प्रस्तुत किया गया था, जबकि बहुगुणी में दो या दो से अधिक को प्रस्तुत करता है, जैसे जन्म दर तथा मृत्यु दर की तुलना के लिए किया जाता है। प्रत्येक तथ्य के मूल्य को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग दंड इसमें बनाए जाते हैं। विभिन्न तथ्यों से संबंधित दंडों को हम अलग अलग रंग से भर के दिखा सकते हैं। चित्र से यह हमको अवश्य स्पष्ट कर देना चाहिए कि कौन सा रंग किस प्रकार का दंड को प्रदर्शित करता है। ये मैंने एक उदाहरण लिया है। यहाँ पे देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं, और ये हमारा जो है बर्थ रेट, ये वाला हमारा बर्थ रेट है, इन्हें जन्म दर है, और ये हमारा डेथ रेट मतलब ये मृत्यु दर है। ये जो तालिका है, इसको हमने चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया, दंड आरेख। ये देखिए, बहुत गुणी यानी दो हैं, ये जन्म दर है, ये मृत्यु दर है, ये जन्म दर है, ये मृत्यु दर है, ये जन्म दर, मृत्यु दर। जब दो या दो से अधिक गुणों को हम दंडों में प्रदर्शित करते हैं, ये कहलाता है बहुगुणी दंड आरेख। परीक्षा में आपको ये तालिका बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। आप परीक्षा में सिंपल यदि इस तरह का चित्र भी बना देते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जरूरी नहीं है कि आप पूरी तालिका बनाइए, ग्राफ पेपर बनाइए। ये गणित नहीं है, ये अर्थशास्त्र है। आपको सांकेतिक रूप में आप इस तरह से दो दो दंड साथ में बनाकर भी बहुगुणी दंड आरेख का चित्र दर्शा सकते हैं। तीसरा है हमारा घटक दंड आरेख या अंतर विभक्त दंड आरेख। अंतर विभक्त या घटक, अभी मैंने बताया था जब एक ही दंड को कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है उसे घटक या अंतर विभक्त दंड आरेख कहते हैं। घटक दंड आरेख वह दंड आरेख है जो किसी तथ्य के कुल मूल्य तथा उपविभाजन को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चित्र में संपूर्ण मूल्य का एक दंड बनाकर उसका उपविभाजन कर दिया जाता है। दंड में विभिन्न भागों को अलग अलग दिखाने के लिए उनके अलग अलग रंग भर दिए जाते हैं। ये देखिए, जब इस तरह का आपको परीक्षा में आता है जहां पर भी कुल उत्पादन दिया रहता है, तो हमको कौन सा चित्र बनाना है, कौन सा दंड आरेख बनाना है, अंतर विभक्त दंड आरेख बनाना है। देखिए, यहाँ पे जल बिजली और ताप बिजली, जल बिजली 46 और 64 क्या है हमारी ताप बिजली। इसका दंड आरेख देखिए 2014 में कुल कितना है, कुल दंड बन गया हमारा 110 का। 46 हो गया हमारा जल बिजली और ताप बिजली कितना हो गया हमारा 64। यानी हमने एक ही दंड को 110 को आधे आधे में 46 और 64 में विभाजित कर दिया। इसको हम कहते हैं घटक दंड आरेख। इसी प्रकार से 2015-16 का बना लिया, 16-17 का बना लिया और 17-18 का बना लिया। आप परीक्षा में इस तरह से कुछ बना दीजिए, आंकड़े मत लिखिए, परंतु इस तरह से चित्र आप जरूर बनाइए। इस तरह से चित्र बनाने से ये जांचने वाले को पता चल जाता है कि आपको विषय का पूरा ज्ञान जरूर है। चौथा है हमारा प्रतिशत दंड आरेख। देखिए, यहाँ पर भी आप केवल इसको पकड़ लीजिए,
प्रतिशत मतलब ऐसा दंड आरेख जिसका आधार क्या हो, प्रतिशत हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिशत दंड आरेख। प्रतिशत दंड आरेख वह दंड आरेख है जिसमें किसी तथ्य के विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। दंड की लंबाई को कितना मान लिया जाता है, 100 मान लिया जाता है। इसमें सीधे 100 मान लेते हैं और इसके बीच में जितने आते हैं उनको हम अंतर विभक्त कर देते हैं, किसके रूप में, प्रतिशत के रूप में। मूल्य को हमको प्रतिशत में बदलना पड़ता है। ये एक तालिका दी है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये देखिए, ये 100% है। 2010-11 के आंकड़े अपन देख लें, ये वाले, ये 16.6% आ गया, ये 26.3% आ गया और ये 57.31 ये प्रतिशत आ गया। यानी हम 100% से इसको हम अंतर विभक्त कर ले रहे हैं, परंतु इसका आधार कितना है, 100 है। ये देखिए 100, ये प्रतिशत आरेख है। इसके लिए बहुत सरल है, आप ऊपर सबको 100% में करके, घटक में क्या था, ऊंचा नीचा भी हो सकता है, कोई 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 300 भी हो सकता है, परंतु जब हम प्रतिशत आरेख बनाएंगे तो ये देखिए आप, ये सभी घटक कितने के होंगे, 100 के होंगे। कोई इतना कटा हुआ होगा, इतना होगा, तो आप परीक्षा में कुछ इस तरह का चित्र जरूर बना दीजिए। पांचवा अंतिम है हमारा विचलन दंड आरेख। विचलन दंड आरेख, इसको भी आप समझ लो। विचलन का मतलब हो सकता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। जब दंड आरेख प्लस में हो या माइनस में हो, इसे हम कहेंगे विचलन दंड आरेख, या धनात्मक या ऋणात्मक। विचलन दंड आरेख का प्रयोग समय तथा स्थिति से संबंधित चरों के शुद्ध वितरण को प्रकट करने के लिए किया जाता है। वे दंड जो आधार रेखा के ऊपर धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं तथा आधार रेखा के नीचे खींचे जाते हैं, उनको ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। ये मात्रा और दिशा, महत्वपूर्ण बात यह है कि विचलन दंड आरेख दिशा भी प्रदर्शित करते हैं। ये धनात्मक भी हो सकते हैं और आधार रेखा के ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये धनात्मक आंकड़े हैं 30, ये ऋण 20, ये 15 में 10 धनात्मक है, 17 में ऋणात्मक है। इसका चित्र कुछ इस प्रकार है। 30 धनात्मक ऊपर है, 20 ऋणात्मक नीचे है, 10 धनात्मक ऊपर है, ऋण 25 ऋणात्मक नीचे है। तो फिर वही बात, कुछ इस तरह का आप चित्र बना दीजिए एग्जाम में अपनी कॉपी में। तो ये आपके पांचों प्रकार के दंड आरेख हो गए हैं। मैं समझती हूँ कि यदि आपने कॉपी में हर स्लाइड से लिख लिया है तो आपको परीक्षा में अवश्य बन जाएगा। ये 5 अंक के प्रश्न हैं, इसलिए आपको जरूरी है करना। तो आप इसको, और सरल भी हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपसे ये बन ही जाए। ये प्रश्न तीसरा है हमारा 5 अंक का। किसी विद्यालय में 2015 से 2017 तक छात्रों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, उपयुक्त दंड चित्र के द्वारा दर्शाइए। देखिए, उपयुक्त दंड चित्र, ये कौन सा दंड चित्र है, घटक दंड चित्र। मैंने क्या बनाया है इसमें, घटक दंड चित्र। क्यों बनाया है, क्योंकि यहां कुल दिया हुआ है। ये देखिए 4500 4500 ये दिया है 2015 में। ये देखिए, ये 2000 मेरा 15 दिख रहा है, ये 4500 है। और ये अंतर विभक्त कैसे है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा आर्ट्स ब्लू कलर में है। ये देखिए आर्ट्स 2000 कहाँ पे है, ब्लू कलर में है। इसके बाद साइंस, साइंस देखिए, ये देखिए ऑरेंज कलर में कितना है, 1500। ये ऑरेंज दिख रहा है आपको, 1500। फिर ये लॉ के स्टूडेंट हैं 1000, तो ये मैंने कितना ले लिया यहाँ पे, 1000। इसका टोटल कितना आ रहा है आपका, 4500। इसी प्रकार 2016 का भी मैंने लिया, ये देखिए 2016, ये है 2016, ये 2200 हो गया आर्ट्स का। इसके बाद ये 1600 हो गया कितने का, साइंस का, और ये 1200 हो गया लॉ का। ये भी बहुत सरल है, आप चाहो तो इसका भी अभ्यास कर सकते हो, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके बाद है हमारा तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, निम्न सूचनाओं के आधार पर आवृत्ति बहुभुज बनाइए। आवृत्ति बहुभुज,
इस तरह से हमने बना लिया। 5 से 10 में 12 छात्र संख्या, 10 से 15 में 28, 15 से 20 में ये हो गया हमारा 35, 20 से 25 में कितना हो गया हमारा 45, और 25 से 30 में हो गया हमारा 22, और 30 से 35 में हो गया हमारा 14। अब आवृत्ति बहुभुज बनाना है। आवृत्ति बहुभुज के लिए हम क्या करते हैं, इनके सेंटर पॉइंट को यहाँ से हिला देते हैं। ये हमारा क्या तैयार हो जाता है, आवृत्ति बहुभुज। इस तरह से ये रेखा को, ये जो सेंटर पॉइंट है दंड की, इन बिंदुओं को स्केल से आप खींच देना। तो इस तरह से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आवृत्ति बहुभुज। ये भी आपका 5 अंक का है। अगला प्रश्न है हमारा, दो परिवार ए एवं बी के द्वारा विभिन्न मदों पर ज्ञात किया जाने वाला मासिक खर्च। देखिए ये भी इसमें दिया हुआ उचित आरेख प्रदर्शित कीजिए। जहां पर भी आपको योग दिया हो, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, योग दिया है तो मतलब आप क्या बना लोगे, घटक दंड आरेख। ये देखिए घटक दंड आरेख। परिवार ए, ये है हमारा परिवार ए। भोजन पे 600, ये देखिए भोजन ब्लू कलर है, भोजन 600। 500 क्या हो गया, परिवार बी का भोजन हो गया। वस्त्र, ये देखिए वस्त्र ऑरेंज कलर में है 450, ये मैंने 450 बना दिया, ये 250 बी परिवार का। इसके बाद आवास, ग्रे कलर में हमारा आवास दिया है, ये 300 हो गया ए परिवार का, ये 300 हो गया। 150 ये बी परिवार का, 150 बी परिवार का। अन्य खर्च ये येलो कलर में दिया है, ये देखिए ए परिवार कितना खर्च कर रहा है, 150, 150 और बी परिवार 100। अब आप देखेंगे तो इसका टोटल कितना है, 1500, 1500। परिवार टोटल कितना खर्च कर रहा है, 1500 रुपए, और परिवार बी टोटल कितना खर्च कर रहा है, 1000 रुपए। तो ये भी बहुत सरल है, तो आप 1-2 बार अभ्यास कीजिए, निश्चित है बन जाएगा। ये वीडियो तो बहुत लंबा होगा, परंतु परीक्षा के लिए आपको इकाई 2 17 अंक की है, तो आप दोनों वीडियो से अपने नोट्स बना लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पूरे आंसर की PDF दी है, तो आप उससे अपने नोट्स बना लीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।